अस्सलाम वालेकुम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बॉटनी का जो हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं मॉडल पेपर का, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 5 से कंटिन्यू करना था कि वाई प्रोटोक्टिस्टा कंसिडर्ड एज पॉलीफाइलाइटिक किंगडम। पॉलीफाइलाइटिक में वर्ड है पॉली, जिसका मतलब होता है वेरियस, और फाइलाइटिक का मतलब होता है कि जो एवोल्यूशनरी ओरिजिन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो ऐसा क्यों कह रहे होते हैं कि जो है वो वेरियस एवोल्यूशनरी ओरिजिन रखने वाला किंगडम क्यों होता है प्रोटोक्टिस्टा, या इसके ऑर्गेनिज्म इस तरह से क्यों होते हैं, या ये नाम क्यों दिया गया? तो सिंपल इसका आंसर यही है भाई कि जो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी जो एंसेस्ट्रल ओरिजिन थी वो डिफरेंट थी। वो उनको ग्रुप तो हमने एक जगह कर दिया था, लेकिन वो बिलोंग कर रहे थे या वो ड्राइव हुए थे या ओरिजिनेट हुए थे किसी और तरह के एंसेस्टर से, और उन सबको हमने एक साथ प्रोटोक्टिस्टा के अंदर जो है वो ग्रुप कर दिया था। और ऐसा क्यों किया था, इसका दूसरा सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताना है कि पॉलीफाइलाइटिक वर्ड को आपने डिस्क्राइब करना है। तो ये वर्ड देने का जो असल रीज़न था वो यही था क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट एंसेस्टर्स थे। ठीक है, बस इतना ही बताना है और यहाँ पे आके आंसर कंप्लीट हो जाता है वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था कि यीस्ट को हमने फंजाई में क्यों रखा था जबकि वो एक यूनिसेलुलर था। तो यीस्ट के बारे में ये कहा जाता है कि ओरिजिनेट होता है एक मल्टी सेलुलर एंसेस्टर से, जो कि मोस्टली क्या होते हैं, एस्कोमाइसीड्स होते हैं। एस्कोमाइसीड्स एक फंजाई की एक फंजाई होते हैं, एक तरह के फंजाई होते हैं, उसके एक डिवीज़न में आता है। तो क्योंकि ये फंजाई से डेवलप हुए होते हैं, उससे ओरिजिनेट करते हैं, इस वजह से इनको प्रिमिटिव फंजाई भी कहते हैं यीस्ट को। ठीक है, तो भले ये खुद यूनिसेलुलर क्यों ना हो, इनकी ओरिजिन जो है वो एक मल्टी सेलुलर एंसेस्टर है, जो कि होते कौन से जो होते क्या हैं, एस्कोमाइसीड्स, जो कि फंजाई होते हैं। इस वजह से हम इनको फंजाई में प्लेस करते हैं, जबकि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था कि नेम 3 मेथड्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। नाम पूछें तो सिर्फ नाम ही बताना है। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ ऐसी रिवाइज कराने के लिए डेफिनेशन लिख दी, आपको नहीं लिखनी। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये होता था बेसिकली दो जेनेटिक कंटेंट, जो जेनेटिक मटेरियल होता है डिफरेंट सोर्सेज से, वो जब आके कंबाइन हो जाता था तो वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहलाता था। इसके 3 मेथड थे, एक कॉन्जुगेशन, दूसरा ट्रांसफ्रक्शन, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन में एक ट्यूब बनती थी, उसके ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होता था एक मटीरियल एक जगह से दूसरी जगह। और ट्रांसफ्रक्शन में जो होती है वो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती थी, जैसे कि बैक्टीरियोफेज वगैरह हो गए, वो ट्रांसफ़र कराते थे एक जेनेटिक मटीरियल को दूसरे तक, और फिर वो कंबाइन होते थे या यूनाइट होते थे। और ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते थे, जो एक जेनेटिक उसको कंटेंट को थोड़ा सा चेंज कर देते या ट्रांसफॉर्म कर देते, तो अब वो दूसरी तरह का जेनेटिक कंटेंट बन जाता था, और फिर वो एक कॉम्बिनेशन जो कहलाता था वो हो जाता था तीसरी तरह की जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सही है, सिर्फ नाम बताने थे, मैंने थोड़ा सा आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, लिखना बस इतना ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ पोटेशियम इन ट्रांसपायरेशन। हमें पता है जो मेजॉरिटी ट्रांसपायरेशन होती है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती है, और स्टोमेटा के एक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। तो इन गार्ड सेल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से ही स्टोमेटा से वाटर एवापोरेट करता है, वाटर वेपर्स एवापोरेट करते हैं। इसको जो इसके गार्ड सेल्स की जो इसको जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं, वो 2 फैक्टर्स थे हमारे पास। ठीक है, एक तो था पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स के अंदर, और दूसरा था हमारे पास लाइट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वही पोटेशियम का रोल पूछा है, तो हम सिर्फ ये वाला फैक्टर यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि पोटेशियम करता क्या है, वो इन्फ्लुएंस करता है गार्ड सेल्स जो होते हैं स्टोमेटा के, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को। किस तरह से उनको ओपन या क्लोज करवाता है, तो वो उनकी टर्जिडिटी को रेगुलेट कर रहा होता है। टर्जिडिटी को रेगुलेट करने का मतलब ये है कि या तो वो सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा, या फिर वो फ्लैसिड हो जाएगा, जो क्या कहते हैं उसे, सूख जाएगा, जिसकी वजह से जब वो फ्लैसिड हो जाएगा तो पोर बंद हो जाएगा, और जब वो टर्जिड हो जाएगा तो पोर ओपन हो जाएगा। और ये करवा किस तरह के होते हैं पोटेशियम आयन, बस आपने इतना याद रखना है कि जो हाई कंसंट्रेशन होती है उसकी वजह से ये टर्जिड हो जाते हैं गार्ड सेल, और लो कंसंट्रेशन पोटेशियम की गार्ड सेल को फ्लैसिड बना देते हैं। अगर इसके मैं थोड़ा सा किस तरह से कंसंट्रेशन इफेक्ट कर रही होती है टर्जिडिटी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, जो कि यहाँ पे नहीं लिखना हमने, वेरी शॉर्ट में बस इतना ही बताना है, तो उसको शॉर्ट सा आपने एक ब्रीफली बता दिया। एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको, एक मिनट, बहुत ब्रीफली सा मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँगी ताकि आपको ये चीज़ रटनी ना पड़े कि कब हाई होता है तो टर्जिड होता है, कब लो होता है तो क्या होता है। ये समझ लेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो क्या होता है, ये गार्ड सेल है, ठीक है, इस तरह किडनी शेप होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जब पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन इनके अंदर बढ़ने लगती है, ठीक है, तो क्या होता है कि इनके अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट सॉल्वेंट होता है या जो वाटर होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है। अगर सॉल्यूट बढ़ेगा तो एज़ कम्पेयर टू इट जो वाटर होगा वो कम होने लगेगा। तो जब ये इस तरह से कम होने लगता है ड्यूरिंग डे टाइम खास करके, ये क्या करते हैं, पोटेशियम को अपने अंदर उसका कंसंट्रेशन को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ऊपर के सेल से, आसपास के एपिडर्मल सेल से और आसपास के सेल से पोटेशियम को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने अंदर। सही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर वाटर कम होने लगता है। जब वाटर कम होने लगता है तो वाटर का ग्रेडियंट बन जाता है कि यहाँ कम है और उसके सराउंडिंग में वाटर कॉन्टेंट ज़्यादा हो गया। यहाँ पोटेशियम बढ़ गया, वाटर कम हो गया, बाहर वाटर ज़्यादा हो गया, पोटेशियम
वॉल्यूम कम हो गया, तो वाटर क्या होगा कि अब अंदर मूव करेगा, उसका ग्रेडियंट बना लेते हैं एक तरह से। तो जब वाटर मूव करता है तो सेल्स क्या हो जाते हैं, गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं। इसी वजह से जब पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। इसी के अपोजिट डार्क में क्या होता है कि पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है और वाटर की कंसंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू इट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर होता है फिर वो अब बाहर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगे, पोर बंद हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ये मैकेनिज्म होता है। उसके बाद और करके जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ था कि वाई इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यूज़ इंसेक्ट्स एज फूड। तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं उनकी दो मोड ऑफ वो होती है न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। तो दो इसीलिए होते हैं क्योंकि किसी एक मोड से इनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही होती। जब वो सिर्फ ऑटोट्रॉपिकली फीड करते हैं तो वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट अचीव कर सकते हैं, तो यानी कि वो लैक कर रहे होते हैं नाइट्रोजनस और प्रोटीन नरिशमेंट में। तो उसको पूरा करने के लिए क्योंकि ये उस तरह से नहीं कर सकते, तो फिर ये हेटेरोट्रॉपिकली क्या करते हैं कि अपनी ये वाली नरिशमेंट को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को कैच करते हैं, प्रू करते हैं, ठीक है, और डाइजेस्ट इनके पास एंजाइम होते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और इस तरह से फिर अपनी ये वाली जो कमी है, डेफिशिएंसी है, इसको पूरा करते हैं। इसलिए यही रीज़न है कि क्योंकि ये खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ये ऑटोट्रॉपिकली नहीं बना सकते नाइट्रोजनस कंपाउंड और प्रोटीन, इसीलिए इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स इंसेक्ट यूज़ करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, कैच करते हैं और अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 9 दिया हुआ था कि वाई एटीपी कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी। ठीक है, तो करेंसी का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि हमें जब भी ज़रूरत होती है कोई भी चीज़ ख़रीदने की तो हम पैसे खर्च करते हैं, कोई भी चीज़ चाहिए होती है हम पैसे खर्च करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी जब भी बॉडी को चाहिए होती है तो वो करेंसी के तौर पे जिस चीज़ को खर्च करता है वो होती है एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी इसके अंदर 3 जो है वो फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, जिसमें से एक जो होता है वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है जो कि बिल्कुल आराम से टूटता है और इनफ एनर्जी जो है वो सेल को प्रोवाइड करता है। आप चाहें तो उसकी वैल्यू याद करके लिख दें, आंसर में नहीं भी लिखें तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं इनफ एनर्जी के वर्ड से। ठीक है, उसके बाद यानी कि अगर ये एक बॉन्ड है, हाई एनर्जी बॉन्ड है, इजीली टूटेगा, इनफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा सेल को, तो क्या करेगा, सेल को जब भी एनर्जी चाहिए होगी वो हमेशा एटीपी को यूटिलाइज़ करेगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमें कुछ भी चाहिए तो हम अपनी करेंसी पैसा यूज़ करते हैं, वैसे ही सेल को जब भी एनर्जी चाहिए होती है तो वो एनर्जी करेंसी के तौर पे एटीपी को यूज़ करता है। और इसीलिए करता है क्योंकि एटीपी के अंदर 7.3 किलो कैल जो होती है पर मोल एनर्जी होती है, सही है। और ये आराम से इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, इजीली टूट जाता है। और दूसरा यही कि ये आराम से सिंथेसाइज़ कर लेते हैं एटीपी को, सिंथेसाइज़ करते हैं एटीपी को, फिर उसके बाद यूटिलाइज़ करते हैं, सिंथेसाइज़ करते हैं। जो ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल्स होते हैं उससे आराम से एटीपी बनाते हैं, फिर उसको आराम से तोड़ लेते हैं, आराम से यूटिलाइज़ कर लेते हैं। इस वजह से एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। आई होप यहाँ पे आके आपको फर्स्ट ईयर बॉटनी के जो भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।